Continuing from question 3. The contract is signed on 15 मार्च, उसको 15 जून कर लें, बिल्कुल नया डाटा करें, वो पिछले से कोई ताल्लुक नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड ऑन 15 जून, कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड ऑन 15 जून। ही वॉज रिक्वायर्ड टू पे full amount, he was required to pay full amount on 18 जून। ये है MCQ 36 में जो कॉन्सेप्ट आपको कराया था। He was required to pay full amount on 18 जून, but he paid on 4 जुलाई, but he paid on 4 जुलाई। डिलीवरी ऑफ मशीन एंड कार्ड्स इज ऑन यकम जुलाई, डिलीवरी ऑफ मशीन एंड कार्ड्स इज ऑन यकम जुलाई। लेमिनेटर को तो लिख लें, एंड लेमिनेटर इज ऑन 31 जुलाई, लेमिनेटर 1 महीने बाद। डिलीवरी ऑफ मशीन एंड कार्ड्स is on यकम जुलाई, एंड ऑफ लेमिनेटर इज ऑन 31 जुलाई, वो तो 30 दिन बाद करना ही है। एंड ऑफ लेमिनेटर इज ऑन 31 जुलाई। उन्हें क्या मैं नाल वाले तो नाल वाला भी नहीं लिख रहा सी। मशीन एंड कार्ड्स आर डिलीवर्ड ऑन यकम जुलाई, हाउएवर लेमिनेटर इज डिलीवर्ड ऑन 31 जुलाई। चलें जी, करें एंट्रीज। उठा दीजिएगा भाई सोतों को, पॉज कर दो इनको, 2 मिनट लगेंगे एंट्रीज करते हुए। ओके जी। अच्छा, आप लोगों को तो टाइम दिया ही नहीं मैंने, ले लें टाइम, दोबारा ले लें। अच्छा भाई, सवाल में ना ये उसने एक नया स्यापा शुरू किया हुआ है, अनकंडीशनल राइट के लफ्ज की बजाय एक और नया लफ्ज उसने इंट्रोड्यूस किया है। He was required to pay। MCQ 36 मैंने कहा था इसके ऊपर लिख लें। He was required to pay। required to pay का मतलब है तुम पे करो ना, तो required to pay का मतलब है आपका पैसे लेने का हक बन गया। और कॉन्ट्रैक्ट बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? नॉन। अगर कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट होता फिर मैंने कुछ और कहा था, फिर मैंने कहा था फिर ये एंट्री ना कीजिएगा। मुझे बताएं कॉन्ट्रैक्ट की डेट क्या है? इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे, इसको कोई एंट्री नहीं करेंगे। When he was required to pay, no cash, no delivery, but he is required to pay. What is this? No cash, no delivery, but he is required to pay. It is called as unconditional right. So when the unconditional right is established for full price, 9200, liability to deliver goods, डिलीवरीज भी अगले महीने है, कैश भी अगले महीने है। लेकिन डिलीवरीज और कैश से पहले अगर हमारा पैसे लेने का हक बन जाए तो वो 2 तरीके से लिखता है। एक लिखता होता है अनकंडीशनल राइट एस्टेब्लिश हो गया, एक उसने नया सेपा डाला हुआ है, ही इज रिक्वायर्ड टू पे। ही इज रिक्वायर्ड टू पे मींस वी आर एंटाइटल्ड टू रिसीव, ये मतलब बनेगा ही इज रिक्वायर्ड टू पे, वी आर एंटाइटल्ड टू रिसीव। ये एंट्री किसने कर ली थी? ये कोई हाथ खड़ा करे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोगों ने, ऑब्वियसली। गुड। उसके बाद अब डिलीवरीज, अब तो कुछ भी नहीं रह गया। यकम जुलाई डिलीवरी कराएं 2 चीजों की। हाँ जी, 666 प्लस जी 7576। अच्छा, अब डेबिट क्या करें? ये 3 सवाल पूछे हैं। अक्साना, कैश आया? ओ पुत्र, यकम जुलाई नु कैश आया नहीं आया? अच्छा, क्या रिसीवेबल बुक करूं या पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी अकाउंट पड़ा हुआ है? अब आप रिसीवेबल बुक नहीं कर सकते, यानी फुल रिसीवेबल ऑलरेडी बुक हो चुका हुआ है। अब आप कौन सा रिसीवेबल बुक करने लगे हैं? तो कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी को ऐसे ऐसे खत्म करें जैसे जैसे टीजन डिलीवर हो। कितना? 757। मॉक में आए इंशाल्लाह आप एकदम। अच्छा, लें आगे चलें।
4 जुलाई। मॉक इस हम सोच रहे हैं ऐसे लोगों के लिए बुलाएं जो कहते होते हैं मॉक से पास हो गए सी उत्थे जाके पता नहीं की हो गया। मॉक मोटिवेटिंग होना चाहिए या डीमोटिवेटिंग होना चाहिए? डीमोटिवेटिंग, ठीक है। कैश होना ही नहीं चाहिए गाली मुकाओ। अच्छा वैसे जिंदगी में कभी दिया मॉक इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग या R1 का कभी मॉक हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो सही लौट बैठी है। अच्छा 31 जुलाई, अच्छे बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट। यहां तक तो तब बातें ना जब डिस्काउंट एलोकेट होता है, साडा डिस्काउंट ही नहीं एलोकेट होया पेपर च। भाई डिस्काउंट फिर जिस तरह भी एलोकेट करेगा एंट्रीज के तो मार्क्स लीजिएगा ना इधर आके, मतलब इस चक्करों में ना पड़िएगा। हम तो इसी चक्कर में पड़िए कि ये क्या वो क्या, तो मेरे से तो ये टेबल नहीं बना तो मैंने आगे नहीं बताया, इसी वजह से रह जाते हैं बच्चे। तो जो समझ आ रहा है वो करके आगे तो चलाया करें ना सवाल को, ये इजी मार्क्स तो लिया करें ना ब्रो। ओके, इसी वजह से बच्चे रहते हैं कि शुरू ही नहीं करते, हाथ नहीं डालते सवाल पे। तो हमारा तो CA फाइनल के अंदर एक सवाल आया था और वो बिल्कुल न्यूमेरिकल सवाल था और वो पढ़ के उसका कोई सर पैर समझ ही नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने तो उस पर तकरीबन 12 से 13 लाइनें लिखी थी कि ये सवाल पढ़ के मुझे ये समझ आ रहा है, और फिर मैंने लिखा कि मैं ये असम्पशन लेने लगा हूं। फिर मैंने नीचे नोट डाला कि आई नो कि दिस असम्पशन इज रॉन्ग बट यार ये तो हाल ही नहीं चल रहा था, क्या करते। आई नो दिस असम्पशन इज रॉन्ग बट मैं की करा, और फिर आगे 2-3 सफ़ों पे न्यूमेरिकल सॉल्व किया हमने मजे से। पास हो गया, पास हो गया, पिछली बार रह गया सी। अच्छा जी डन जी। नहीं कैफ निकल गया था, कैफ पहले टाइम में निकल गया था, फिर 4 पेपर दिए थे, 2 रह गए थे, फिर वो 2 अगले 6 महीने बाद निकल गए, फिर 4 अगली दफ़ा दिए, 8 होते थे ना, फिर 1 रह गया, फिर 3 बच गए, नहीं 3 पास हो गए, 1 रह गया, वो 1 अगले 6 महीने बाद निकल गया था। नहीं हमारे मेरे और सरासी के 31 जनवरी को आर्टिकल ख़त्म होने थे, 28 जनवरी को रिजल्ट आ गया था कि पास हैं, आर्टिकल्स के अंदर ही हो गया था। अच्छी खासी अटेम्प्ट्स मिल जाती हैं आर्टिकल्स में। ओके अभी तो चोनू मोनू बच्चे आते हैं छोटे छोटे, मैं आर्टिकल अलग करूंगा, पेपर अलग दूंगा मैं। भाई दुनिया में इतने लोग इकट्ठा कर रहे हैं, तू तू बड़ा, मैं आर्टिकल अलग करूंगा, पेपर अलग दूंगा। आई के अपने ऑप्शन दे दिया ना, मुझे डर लगता है दोनों करते हुए, ये केड़े पिंडों आए ने। अच्छा माय डियर अकरम खाना इधर आना IAS 21 निकालने चले, रिलैक्स हो जाए जरा, तो बहुत हो गया सुबह से, बस कर दें, जान छोड़ दें। IAS 21 सॉरी IAS 1037 में ये 2 एडजस्टमेंट्स कर लो माय डियर। वॉल्यूम 2 है ना IAS 1037, नहीं वॉल्यूम 1 है, 1 में आ जाए, ठीक है। IAS 1037 निकालें। पेज 887, पेज 887, पेज 887 वॉल्यूम 1। अच्छा भाई एक ज़माना था कि फाइनल अकाउंट के अंदर बताया जाता था कि लोन की रीफाइनेंसिंग करवाई जा सकती है, लेकिन अब वो कॉन्सेप्ट उसने डिलीट कर दिया। फिर भी हम ये पढ़ते हैं, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा, ना समझ आया तो थोड़ी सी वजह आपको बता देंगे। कॉन्सेप्ट बड़ा आसान से आपने बताना है, एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग है। एज ऑन 30/29 वी आर इन ब्रीच ऑफ वन ऑफ लोन कॉवेनेंट्स। 30/29 को हम एक लोन कॉवेनेंट्स की ब्रीच कर चुके हैं, यानी कि बैंक ने कहा था कि आपकी कंपनी के अंदर अगर आपने शीदे को लगा दिया डायरेक्टर तो बस फिर लोन फौरन वापस करना पड़ेगा, और हमने 29 जून को से लगा दिया डायरेक्टर। हमने लोन की एक कंडीशन की ब्रीच कर दी। ओह सॉरी, वो शीदे वाला मसला नहीं था, वो रेवेन्यू टारगेट वाला मसला था। यानी उसने कहा था कि रेवेन्यू आपका 200 मिलियन होना चाहिए, लेकिन हमारा 180 मिलियन है, तो लोन के एग्रीमेंट की ब्रीच हो गई, which would have led to entire long term loan becoming payable immediately।
जिससे 30 जून को ही हमें पता चल गया कि सारा लोन मुझे वापस करना है 1 साल के अंदर अंदर। इमीडिएटली का मतलब है कल तक वापस कर दो, परसों तक कर दो। तो हमारे लिए तो वो 1 साल अगला साल ही हो गया ना, हमारे लिए तो अब करंट बन गया। तो बताएं क्या करने की वजह से क्या हो गया? ब्रीच की वजह से शायद वो लोन जो पेएबल आफ्टर सम ईयर्स था वो फॉरन पेएबल हो गया, यानी कि अब कहां शो होना चाहिए? करंट लायबिलिटीज। However, we contacted the bank, लेकिन हम बैंक के पास गए and obtained a waiver from them for compliance with given covenant। हमने कहा ये शर्त उड़ा ही दो हमारे एग्रीमेंट से, वायलेट तो कर बैठे हैं, उड़ा ही दो। आप बताएं कि दोबारा अब शर्त उड़ाने का फायदा बताएं। एक्सेलेंट, लोन इमीडिएटली पेएबल अब नहीं रहेगा। नहीं, अगले लोन में नहीं माय डियर, बात वही चल रही है। JCL कॉन्टेक्टेड द बैंक, ऑब्टेन्ड अ वेवर फ्रॉम देम फॉर कंप्लायंस विद द गिवन कॉवेनेंट। ये जो गिवन कॉवेनेंट है बैंक से वो उड़वा दिया। अच्छा, अब्बू ने कहा था ये 4 हरकतें ना करना, मैंने उसमें से एक हरकत कर ली। बाद में अब्बू से जाके बाद में अब्बू से जाके कहा, मैंने कहा वो ये चौथी वाली तो हो ही जाती होती है, प्लीज उसको उड़ा दे, बाकी 3 इंशाल्लाह कभी नहीं करूंगा। उन्होंने कहा चल चल जा। तो यही हुआ है ना, बैंक ने कहा था कि ये काम ध्यान रखना इसका, मैंने एक काम का ध्यान नहीं रखा, उसके नताइज क्या हुए? लोन इमीडिएटली पेएबल बन गया। जब लोन इमीडिएटली पेएबल बना तो मैंने शो करना है करंट में। यहां तक मुझे बताएं ये मेरी कौन सी लायबिलिटी है? करंट। लेकिन साल गुजरने के बाद मैंने वेवर ले ली है, तो हम उस जमाने में ये पढ़ाते थे कि वेवर लेना साल के बाद है, इसलिए ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, क्योंकि वो बात बैंक से पहले की चल रही हो या बाद की चल रही हो, इसमें इजाजत देखी जाती है बैंक ने कब दी। तो बैंक ने इजाजत कब दी? अगले साल। तो इसमें स्पेसिफिकली इजाजत का देखा जाता है, इजाजत कब मिली। जैसे डिविडेंड का नहीं देखा जाता जब अनाउंस हुआ, तो इसमें इजाजत का देखा जाता है। तो व्हेन वी ऑब्टेन्ड इजाजत नेक्स्ट ईयर, दैट्स व्हाई इट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। अब हम लोन को करंट में शो, अगर ये रियल है, वैसे हकीकत बता दूं अंदर की, अब साल के बाद ऐसा इवेंट हो गया है जिस वजह से अब मेरा अल्लाह का शुक्र है वापस किस में आ जाना चाहिए, तो मैं करंट से उठा के नॉन करंट में एडजस्ट क्यों नहीं कर रहा इसको? क्योंकि मेरे साल के बाद मुझे वेवर मिला है या साल के एंड पे ही मिल गया था। अगर इस सवाल में लिखा होता हाउएवर ऑन 30 जून हम भागे हुए बैंक के पास गए, हमने बैंक को कहा कि ये कंडीशन वेव करो, और बैंक फिर कर देता, तो फिर तो एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग की शायद डिस्कशन ही नहीं थी, क्योंकि साल के बाद तो कुछ हुआ ही नहीं। फिर हम अल्लाह का शुक्र है इसको नॉन करंट में दिखा देते। तो अब मोहतरम कौन सा सवाल है ये? 23। JCL क्लासिफाई द लोन एज करंट, करंट पे ही रखते हैं इसको। सिंस JCL डज नॉट हैव अ राइट टू डेफर द सेटलमेंट ऑफ लोन, ये अल्फाज पुराने का फाइनल अकाउंट के चैप्टर में लिखे होते थे। बिकॉज JCL डज नॉट हैव द राइट टू डेफर द सेटलमेंट ऑफ लोन फॉर एटलीस्ट 12 मंथ आफ्टर रिपोर्टिंग। इसको मैं सान करके लिखता हूं, ऑब्टेनिंग द वेवर आफ्टर ईयर एंड, वो लाइन काट ही देते हैं हम। ऑब्टेनिंग द वेवर आफ्टर ईयर एंड इज अ नॉन, क्योंकि इसमें ना इजाजत से ताल्लुक होता है। इसमें ये बात भी नहीं करनी कि मैंने बैंक से नेगोशिएशन शुरू कर दी थी, नेगोशिएशन भी इसमें रेलिवेंट नहीं होती। इसमें बस ये देखना होता है कि बैंक ने इजाजत साल से पहले दी या बैंक ने इजाजत साल के, अगर साल के अंदर अंदर इजाजत दे देता फिर मैं इसको करंट में ना शो करता, क्योंकि मैंने कंडीशन वेव करा दी है, तो इसको कहां शो करता? नॉन करंट। Obtaining the waiver after year end is a non-adjusting event and will not change the classification of loan from current to non-current. However, the fact of obtaining waiver may be disclosed in the notes if it is material. Done? अब पूरी बात बता दें। 30 जून को मैंने रेवेन्यू टारगेट की कंडीशन मीट की है या वायलेट कर दी है? वायलेट करने की वजह से 30 जून की रात को लोन इमीडिएटली पेएबल बन गया, मतलब अब करंट लायबिलिटी है। 30 जून को बैंक ने डंडे मार के तो नहीं पैसे लेके गया, ये तो नहीं लिखा हुआ सवाल में, तो करंट लायबिलिटी है, 2-4 दिन में अब मैंने पे करना है।
तो ये मेरी करंट लायबिलिटी है। साल के बाद जाके मुझे इजाजत मिल गई कि कोई नहीं, खैर है, तुमने ब्रीच भी कर दी थी, वो ब्रीच हम तुम्हें माफ करते हैं, अब वापस मुझे लोन किस पे ले आना चाहिए, नॉन करंट पर। लाने या नहीं लाना, ये मेरा सवाल है। तो वो कह रहे पड़ा रहने दें। ऑब्टेनिंग द वेवर आफ्टर ईयर एंड इज एंड विल नॉट चेंज द क्लासिफिकेशन ऑफ लोन। लोन की क्लासिफिकेशन आप चेंज नहीं करेंगे, फ्रॉम करंट टू नॉन करंट नहीं करेंगे चेंज। डन। तो बस ये काट दें आगे। बस इफ मटेरियल लिख दो, हो सकता है अमाउंट की अमाउंट इमटेरियल होती। अच्छा जी, ब्रीच कब की है मैंने? 30 जून से पहले पहले। ब्रीच की वजह से लोन क्या बन गया? करंट। ब्रीच की वेवर कब हुई? साल के बाद। इसकी वजह से सूली तौर पे दोबारा कहां आ जाना चाहिए? नॉन करंट में। लेकिन मैं स्टिल क्यों करंट में शो करूंगा? क्योंकि वेवर साल के बाद हुई है। अच्छा, अब आप लोगों को कंसोलिडेशन का चैप्टर नहीं खोलने की जरूरत, वो मैं खोल रहा हूं। आप लोगों ने खोले रखना है यही वाला चैप्टर। कंसोलिडेशन के चैप्टर में, जी पुत्र क्या हाल है? कितना टाइम है ब्रो भाई? असवर भाई तू किधर जा रहा है? अक्साना पानी लेने जा रहे हो? पानी शॉर्ट हो गया जी, क्लास की इतनी लंबे पानी शॉर्ट हो गए लोगों दे। एक मिनट, ये इधर बात सुन लड़के, बात सुन, पहले ये जरा पढ़ जा। इमरजेंसी तो नहीं? चल भी नहीं। अच्छा, ये जी एडजस्टमेंट नंबर 4, एडजस्टमेंट नंबर 6, एडजस्टमेंट नंबर 6। हमने सऊदी किंग को कहा कि अगर हमारी सब्सिडरी, हमने सऊदी किंग को कहा कि अगर हमारी सब्सिडरी अच्छा परफॉर्म करेगी, अगर हमारी सब्सिडरी अच्छा परफॉर्म कर दी, अच्छा परफॉर्म, अगर हमारी सब्सिडरी अच्छा परफॉर्म करेगी तो फिर ऐसी सूरत में हम आपको कुछ पैसे और दे देंगे। इसका नाम हमने रखा था कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन पेएबल। रिकॉर्डिंग ऑफ कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन पेएबल, इसमें आपको याद है मैंने कहा था सऊदी किंग को हम कहते हैं कि हम तुम्हें 90 मिलियन दे देंगे। अब फिर उसकी आपने डिस्काउंट रेट निकाल के पीवी नहीं निकालनी होती थी। उसमें आपको याद होगा कि आप 90 आपने देने होते थे 2-3 साल बाद। इधर देखो, 90 आपने देने होते थे 2-3 साल, चलो 90 मिलियन है 200 मिलियन, 200 मिलियन आपने देने हैं 3 साल बाद। मैं कहता था 200 की पीवी ना निकालें, 200 की फेयर वैल्यू पेपर में गिवन होती थी और फिक्रा लिखा होता था वी आर लायबल टू पे 200 मिलियन आफ्टर 3 years इफ के साथ फिक्रा लिखा होता था। इफ सब्सिडरी प्रॉफिट इज maintained at such level. However, on acquisition date, the fair value of this contingent consideration is estimated at only 30 million. तो मैं आपको कहता था इसकी पीवी ना निकालें, वो खुद ही फेयर वैल्यू देगा। However, by the year end, it has increased to 70 million. तो फिर मैं कहता था वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारे, पता नहीं क्या क्या कहता था। अच्छा, ऊपर वाले कमरे में कहता था ना, भूल गया। तो आप बताएं
3 साल बाद कितने देने हैं? वो 90 वाली मैंने मिसाल बदल दी थी। 3 साल बाद कितने देने हैं? 200। 3 साल बाद कितने देने हैं? 200। आज उसकी फेयर वैल्यू क्या बताई थी मैंने? 30। उस 30 की एंट्री हम किया करते थे, 200 को इग्नोर करते थे, उस 30 की एंट्री करते थे इन्वेस्टमेंट डेबिट पेबल क्रेडिट। कंटीजेंट कंसिडरेशन पेबल में कटवा दिए थे, इन्वेस्टमेंट डेबिट पेबल क्रेडिट। और फिर उस 30 की जगह मैं कहता था ईयर एंड पे उस 30 की फेयर वैल्यू ग्रो करके होगी है 70, तो 40 की एंट्री क्या करते थे? उसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं डालते थे, उसको एक्सपेंस में डालते थे। एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट 40 से वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजार के ये देख लें, एक्सपेंस डेबिट और पेबल क्रेडिट। अच्छा, वैसे स्टैंडर्ड कहते हैं इसमें सब्सिडरी का अच्छी परफॉर्मेंस शो करना अगर पॉसिबल भी हो ना, यानी कम चांस भी हो, फिर भी कुछ ना कुछ फेयर वैल्यू उसकी निकाल ही लिया करो, इसमें कोई प्रोबेबल होना जरूरी नहीं है। रिकॉर्डिंग ऑफ कंटिंजेंट कंसिडरेशन पेएबल एट फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, फ्यूचर वैल्यू पे नहीं। ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन कुएं से निकाल के लाए हो, इतनी देर में तो बंदा चलो ऊपर से तो खब्बे हाथ से पी लिया तूने पानी, से रोने लगवा। अच्छा, रिकॉर्डिंग ऑफ कंटिंजेंट कंसिडरेशन पेएबल एट फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। Contingent liability will be recorded as purchase consideration even if outflow is, अगर प्रोबेबल नहीं भी है पैसे देना, पॉसिबल है तो भी अंदाजा लगा लें फिगर का और रिकॉर्ड कर लें। ओके, आप बताएं मैंने कितने सालों बाद पैसे देने हैं? 3 साल बाद। कितने देने का वादा किया है? 200 मिलियन, अगर तुमने अच्छा परफॉर्म किया। अब आज खड़े होकर 3 साल के स्टार्ट में मैं अंदाजा लगाया करूंगा मैंने तकरीबन कितने देने हैं, उसकी पीवी नहीं निकालेंगे, उसकी फेयर वैल्यू सवाल में दी होगी। सवाल क्या करेगा? द फेयर वैल्यू ऑफ दिस कंटिंजेंट कंसिडरेशन पेएबल इज 30 मिलियन, हाउएवर बाय द ईयर एंड इट हैज ग्रोन टू 70 मिलियन। तो 30 की एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट 30, और वो जो 70 है एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। ओके, हैविंग डिस्कस्ड ऑल दिस, let us come on the question in IS 1037 which he has tested. इधर ही दो तीन सवाल ऊपर नीचे पड़ा हुआ है और उसकी पहली एडजस्टमेंट है किसी सवाल की। किधर है IS 1037? भाई वो असगर से पूछें कितना टाइम है। किधर है IS 1037? ये किधर है? इधर इधर किधर है? हाँ, कौन से क्वेश्चन? पहली लाइन पढ़ेंगे 25 की पहली एडजस्टमेंट। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ये मैं क्लास में हूँ, क्लास में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नहीं हाँ छोड़ो। For the purpose of this question, you may assume that today is 1 सितंबर 2024। हमारा साल खत्म हुए 2 महीने गुजरे हैं, जुलाई अगस्त। वीकडे लिमिटेड जी की वीकडे लिमिटेड is currently in the process of finalizing its financial statement for the year ended 30 जून 2024. The following matters under consideration. On यकम जनवरी 2024 हमारे साल के मिड में we acquired entire shareholding of ईटा। ईटा को पूरा का पूरा खरीद लिया हमने 100%। द परचेज एग्रीमेंट इंक्लूड, उसमें लिखा हुआ था कि हम 90 मिलियन दे देंगे सॉरी if EL achieves a specified target profit in next 12 month का मतलब है फिर हमारे साल के एंड के 6 महीने बाद, हमारे साल के एंड के 6 महीने बाद हमने 90 मिलियन देने का वादा किया है जी। हमारा ईयर एंड क्या है?
25 वाले कौन है? मुंह तो निकल जाता है, कुछ चढ़ दिया करो। 324। और हमने ये खरीदा कब है सब्सिडरी को? और ये पेमेंट कब करनी है? 1 साल बाद। कितनी करनी है तकरीबन? 90। कितनी करनी है? 90। भाई ये तो फ्यूचर वैल्यू है, ये तो फ्यूचर वैल्यू। ये तो वो 200 टाइप फिगर है। साल बाद कितने पैसे देने हैं, साल बाद कितने पैसे देने हैं? 90 मिलियन। On Yakam January 24, we acquired entire shareholding of Ita Limited. The purchase consideration includes the contingent consideration of 90 million, which is dependent on profits of subsidiary. At the acquisition date, at the acquisition date, it was not probable. कोई मसला नहीं, पॉसिबल की भी अमाउंट निकालनी चाहिए हमें, कोई प्रोबेबल, इधर कोई प्रोबेबल होना जरूरी नहीं है। It was, वेट कर, it was not probable that EL would meet this target. अक्सान इधर देखें, it was not possible that EL would meet this. भाई 1 मिनट जरा बाहर जाएं, भाई ऐसा मौके दे, आज ना थोड़ी देर, एक मिनट के लिए बस बाहर, फिर मैं बुलाता हूं। सस्पेंड। अच्छा, at the acquisition date, it was not probable that we would meet this target. However, at Keystone, we have attained 60% of the target. टारगेट अटेन करने की परसेंटेज से कभी ना मल्टीप्लाई कीजिएगा, बस एक वो फेयर वैल्यू खुद दिया करेगा, प्रॉफिट विद इन 6 months, एंड इट इज नाउ प्रोबेबल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये प्रोबेबल हो गया, पहले पॉसिबल था। कहते हैं इधर खड़े होकर पॉसिबल था पैसे देने हैं, इधर खड़े होके प्रोबेबल है पैसे देने हैं। हम पेपर में कह के आएंगे तूने फेयर वैल्यूज ही नहीं दी, मैं क्या डिस्कशन करूं। इस तरह ना कहिएगा आप, अब इस तरह कह के आइएगा कि एट एक्विजिशन डेट, दो इट इज नॉट प्रोबेबल, वी विल स्टिल calculate the fair value of this 90 on acquisition date, and we will increase the investment and decrease the payable. By the year end in next 6 months, as now it has become probable, now fair value would have certainly increased. So now we will record the expense and payable with the difference of amount of fair value which was recorded on acquisition date and which is at year end. Okay, that discussion is really a G for you because you people, so then let's summarize, 2 रुपए और 30 रुपए। Now let's discuss. ये स्टैंडर्ड कहते हैं कि अगर पॉसिबल भी है तो थोड़ी अमाउंट रिकॉर्ड कर लो और ईयर एंड पे इसको वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारो। ये नहीं लिखा हुआ वी हैव नो चांस ऑफ मेकिंग द पेमेंट। इसलिए भाई सवाल बहुत अजीब था, इसने फिगर्स नहीं दी थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कॉन्सेप्ट हाई लेवल पे हमारा रिवाइज हो गया। हम पेपर में आप जवाब दे के आएंगे। द कंटिंजेंट कंसिडरेशन पेएबल, द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द कंटिंजेंट कंसिडरेशन पेएबल इज 90 million. However, on acquisition date, though it is possible, we will still record this contingent consideration payable at fair value of this consideration on acquisition date. उस पे रिकॉर्ड करेंगे, वो 2 रुपए मिसाल के तौर पे। And we will record debit investment and credit payable. And by year end, we will further increase this amount because now it has become probable. मैं ये आपको नोट करने देता हूं, पहले मैं जरा आपको खोल के दिखा दूं कि ये बात आपने कैसे, कौन सा सवाल है? एंट्रीज पता नहीं इसने डिस्कस की होंगी या नहीं की होंगी, पता नहीं। एंट्रीज वैसे डिस्कस कर सकता था साथ साथ। कंटिंजेंट कंसिडरेशन शुड बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू एट एक्विजिशन डेट। अब फेयर वैल्यू कितनी नहीं बताया उसने, एट फेयर वैल्यू बस। ऑन यकम जनवरी द फेयर वैल्यू वुड बी सिग्निफिकेंटली लोअर देन 90 से काफी कम होगी ड्यू टू लो प्रोबेबिलिटी। बट एज ऑफ बट होना चाहिए था, बट एज ऑफ 30 जून इट इज नाउ probable. The fair value again नहीं given. The fair value would be adjusted to reflect this increase.
अब वो कितनी फिगर है पता नहीं। द इंक्रीज इन द फेयर वैल्यू वुड बी टेकन टू P&L एंड वुड नॉट अफेक्ट गुडविल। ये अगले 6 महीने की बात कर रहे हैं। पहली वाली एंट्री तो ऑटोमेटिकली गुडविल में जाती है। पहली वाली एंट्री क्या होती है? इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट 2 रुपए, और वो इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में चली जाती है। चलें जी, नोट कर लें आप। वीडियो जो है ना भाई पॉज कर दो, ये वाला नोट कर लें ऐसे ही अपने समझने के लिए, फिगर्स को एज्यूम करके, ताकि घर में जब कभी आप इसके सॉल्यूशन को पढ़ें तो आपको ये 230 जरा याद आ जाए कि ये क्यों इतना कम है। चलो पॉज कर दो वीडियो। तो हम ऐसे ना हवाई सा जवाब दे के आएंगे क्योंकि फिगर्स नहीं है। इन्वेस्टमेंट शुड इनिशियली बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू ऑफ कंटिंजेंट कंसिडरेशन पेएबल। However, this amount will be very less because it is not possible, it is not probable to be paid. But by the year end, now it has become probable, so the amount will substantially increase. So that increase will be recorded in P&L. और ये तो लिख के आने की जरूरत नहीं। However, if at the end of this year, if target is met, then we will make a payment of 90. ये लिख के आने की जरूरत नहीं क्योंकि ये अगले साल है। बस मुझे एंट्रीज रिवाइज करवा दें क्या होती थी। इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश, सॉरी इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट, और फिर जो इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज आई है 28 की, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस डेबिट, इसीलिए उसने इसके बारे में लिखे इट विल नॉट हिट गुडविल। ये 28 का गुडविल से ताल्लुक नहीं, लेकिन 2 रुपए तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाएंगे ना, इसका गुडविल से ताल्लुक होगा जी। IAS वो निकालें। एक चीज देख के मुझे बताएं, पहले मैं इधर से आपको दिखाता हूँ। लास्ट टाइम लेक्चर 116 किधर है जी? कहाँ है लेक्चर 100? एक 116 किधर है? अभी तो नजर आ रहा था। ओ सॉरी, नाइन में क्या है बोले? फाइनेंशियल एसेट। और IAS 21 में क्या है? मॉनेटरी एसेट। ये आपको मैं दे दूंगा आज नोट्स में अटैच करके। आज के नोट्स आराम से ही मिलेंगे रात को। इन्वेस्टमेंट इन शेयर IFRS 9 में क्या है? फाइनेंशियल एसेट। लेकिन IAS 21 में नॉन मनी। असल में ना ये इकट्ठे करके आपको थोड़ा सा ऐसे परेशान ना हो, अलग अलग जब आप ये दोनों रिवाइज करेंगे वो हाँ, तो वो इकट्ठा करके मैंने डाल दिया, इस वजह से थोड़ा आप परेशान हो रहे हैं। तो असल में ये नॉन मनी क्यों है? क्योंकि शेयर्स मनी नहीं है। मॉनेटरी आइटम्स पता है कौन से होते थे? जो कैश में मिलने हैं, रिसीवेबल पेएबल्स, लोन, डेटर, क्रेडिटर, इंटरेस्ट पेएबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल, रेंट पेएबल, ये मॉनेटरी होते थे। तो शेयर्स यहां नॉन मनी है। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर IFRS 9 में क्या होती थी? फाइनेंशियल एसेट। हाँ, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर इज अ लोन रिसीवेबल, दैट्स व्हाई इट इज अ मॉनेटरी आइटम। शेयर कैपिटल IFRS 9 में क्या होता था? जो इशू किया होता था, शेयर कैपिटल जो इशूड किया होता था उसको क्या कहते थे? इक्विटी। ये दे दूंगा आपको सफा। और IAS 21 में शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग वगैरह तो नॉन मॉनेटरी आइटम है। इशूड डिबेंचर जिसको आप फाइनेंशियल लायबिलिटी कहते हैं, IFRS 9 में क्या थी और IAS 21 में मॉनेटरी। अच्छा, ये जो है ना कहीं हमारा कंट्रोल होते, ये आपको बताया हुआ है पहले भी, कहीं हमारा सिग्निफिकेंट और कहीं हमारा ना कंट्रोल होता है और ना
सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। कंसोलिडेशन में अगर हमारा किसी पे कंट्रोल है तो हम लगाते हैं एक्यूजिशन मेथड, वही जिसको हम वर्किंग 1 2 3 4 5 कहते थे। चुप चुप भाई। और कंसोलिडेशन में एसोसिएट में कौन सा मेथड लगता है? इक्विटी मेथड, जिसको हम वर्किंग 7 कहते थे। हमारी नजर उसकी आरी पे होती है। ये बात आपसे वैसे कभी नहीं हुई थी, ये तो हुई थी, ये डायग्राम मैंने क्लास में एक दिन बनवाई थी। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, जहां आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके पास चॉइस है। इसी का तो सवाल आया था IFRS 9 का, जो 2 पास पेपर क्वेश्चन 10 और 11 है, इसी पे तो सवाल आया है। लेकिन आज सुन लें कि जो आपकी होती है ना सब्सिडरी, उसमें भी आपके पास चॉइस अवेलेबल है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कि उसमें किस पे रख दें, उस पे कॉस्ट पे रख दें, या IFRS 9 पे रख दें, या इक्विटी मेथड पे रख दें, उसमें मर्जी है। और ये तो फिर जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, उसमें तो चाहे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, चाहे जो मर्जी है। तो IFRS 9 वैसे यहाँ तो नहीं लिखा होना चाहिए, IFRS 9 का लफ्ज तो यहाँ लिखा होना चाहिए। और यहाँ हमारी चाहे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, चाहे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये टेबल अपडेट कर देंगे। तो कौन सा मॉडल यूज करना है? FVTPL और FVTOCI। अच्छा, अब मेरी कोई सब्सिडरी है, मैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करूं? बता देना, इन तीनों में से कोई भी लगा दो। मेरी एक सब्सिडरी है, मैं कंसोलिडेशन करते हुए कौन सा मेथड फॉलो करूं? एक्विजिशन मेथड होता है, उसके सारे आइटम्स को लाइन बाय लाइन ऐड करें। मेरी एक एसोसिएट है जिसपे मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। एसोसिएट 20% से नहीं बनती, 18% से भी बन जाती है, अगर एक डायरेक्टर मैं लगवा दूं उधर। मेरी एक एसोसिएट है, उधर मैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करूं? तीनों में से जो मर्जी करूं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और मैं अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या करूं? इक्विटी मेथड। और अगर मेरा ना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है ना कंट्रोल है, फिर चाहे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, चाहे सब में क्या करूं? उसमें FVTPL कॉमा FVTOCI इसलिए लिखा हुआ है कि FVTPL जो है वो तब लगता है जब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में चॉइस होती है कि या आप FVTPL की तरफ जाएं या आप FVTOCI की तरफ जाएं। ये एक सफ़ा इंशाल्लाह हम दूसरे सफ़े पे आपके नोट्स के आज के अटैच कर देंगे। डेट इंस्ट्रूमेंट्स तो वोटिंग राइट नहीं होते ना, इसलिए उस तरह तो सोचना ही नहीं उधर। डेट इंस्ट्रूमेंट्स में तो वोटिंग राइट ही नहीं होते, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेट इंस्ट्रूमेंट्स से वैसे ही नहीं बनना हमारा, डेट इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से तो नहीं बनता। चलें, ये आखिरी सवाल कर दें फिर जाएं। ये IAS 21 में ना हमने जितने भी सवाल किए हैं उसमें लोन जो हम पे कर रहे थे ना, उसमें साथ साथ इंटरेस्ट पे हो रहा था। ये जो आज मैं सवाल आपको दिखाने लगा हूं, इसमें लोन एक एंड पे होना है और इंटरेस्ट साथ साथ पे हो रहा है। ये निकालें, क्वेश्चन नंबर 17, 16, 19, 20, 21, 22, प्रिंसिपल 5 years, 13, गुड माशाल्लाह। अच्छा इधर आए, ये तो करवा, ओहो ये पिछले सेशन वाला है। किधर है IAS 21? जी बोले। कल अगर टाइम मिला तो ऑनलाइन बैठ के MCQs कर लेंगे रेशियोज के जो रह गए हैं। कौन सा 19 किधर है? पेज नंबर 387। अच्छा जी, 19 से पहले जरा 20 देख लेना, हम करते क्या थे पहले। महमूद एंड सन्स whose functional currency has provided a 3-year loan to John Cena.
The following information related to loan agreement is as follows. We gave a loan of 2.1 million. Installment of 0.86. कितनी इंस्टॉलमेंट्स हैं वो ऊपर से देख लेते हैं, 3. आप लोग कुछ नोट ना करें. 0.86 क्या पुत्र क्यों बोल रहे हैं? इफेक्टिव रेट इज 11. भाई एक लाइन देखें सवाल में लिखी हुई है अहसान, इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट. इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग, तो ये बिल्कुल उसी तरह हम टेबल बनाते हैं जैसे लीज वाला बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह. तो ये तो आपको 3-4 सवाल करवाए हुए हैं. अब हम आपको आज ऐसा सवाल दिखाने, क्यों, अच्छा अब हम आपको ऐसा सवाल दिखाने लगे हैं जिस सवाल के अंदर ये मसला है कि उसमें इंटरेस्ट साथ साथ पे नहीं हो रहा. इंटरसिटी ट्रैवल लिमिटेड, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान, whose functional currency is Pak rupees, obtained 3-year loan from International Monetary Bank. The IMB transferred 2000 on Yakam January. Please. The interest is 10% payable each year. Loan is repayable at the end of 3rd year. ये एक वन ऑफ टाइप सवाल है. इसमें नहीं लिखा हुआ कि इंस्टॉलमेंट्स कितनी कितनी पे हो रही हैं. अब बिल्कुल आसान सा हो गया. तूने क्यों टिश्यू डाल लिया मुंह पे? अब बिल्कुल आसान सा काम हो गया कि लोन दिया कितना, दिया लिया, लोन लिया कितना, लोन लिया कितना, 2000. अच्छा, आम सवाल ऐसे होते थे अक्सान कि 2000 लोन लिया है और आप 800 वापस कर रहे हैं, यानी 2400 आप वापस कर रहे हैं, उसमें प्रिंसिपल इंटरेस्ट है. आम सवाल ऐसे होते थे. लेकिन ये खास सवाल है. इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है लोन एक ही दफा एंड पे पे होने वापस और इंटरेस्ट साथ साथ. कितना? 200 और आखिर में पूरा 2000. डन. चलें जी, बनाएं. इन सवालों में किसी को याद हो अमोर्टाइजेशन शेड्यूल कैसे बनाते थे? अमोर्टाइजेशन शेड्यूल हमारी करेंसी में बनाते थे या उनकी करेंसी में बनाते थे? उनकी करेंसी में. पाक रुपीस में नहीं बनाते थे. डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस. लोन लिया, यकम जनवरी 17. ये हाइब्रिड में दूसरी रो में पूछ के गोडा ऊपर रखे क्यों पड़े हो? पढ़ने दो. यकम जनवरी कितना लोन लिया? 2000. जी 31. इंटरेस्ट बताएं. इंटरेस्ट बताएं 10%. 200. अब सारे जरा अटेंटिव हो. इंस्टॉलमेंट में क्या लिखूं मैं? भाई इंस्टॉलमेंट में डालनी होती है पेमेंट. पेमेंट अब 200 ही है. पेमेंट अब 200 ही है. प्रिंसिपल साथ साथ पे नहीं हो रहा. तो सॉर्ट ऑफ इस तरह का बनेगा. ये पहले इंटरेस्ट लिखा करेंगे, प्रिंसिपल 0 और इंस्टॉलमेंट वही इंटरेस्ट है जो इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में पे हो गया. तो ये पेमेंट और इंटरेस्ट बराबर आ रही है. तो फायदा नहीं हुआ, ये दोबारा 2000 आ गया. इस 2000 पे 10% लगाएं, 200. प्रिंसिपल कितना पे करना है? तो ये 200 फिर पे हो गया, ये 200 पे हो गया. 31 12 18. 2000 माइनस 0 2000. मुश्किल चीज की हो ना तो आसान कभी समझ नहीं आती. अच्छा 2000 जरा 10%, छोड़ देना अब स्टिक की जान खत्म हो. 2000 जरा 10%, 200. नेचुरल है, हम भी करते होते हैं अपनी जबानी में जी. लेकिन यहाँ पे ना बेहतर है कि आप इंस्टॉलमेंट में वो वाला 2000 भी पे करा दें, बल्कि यहाँ लिख लें 2000, ऐसे लिख लें. लोन लिया, लोन
वापस कर दिया, ये 2000। अब कितना आ गया? इधर टोटल 2200 आ गया, 31 पर 19। अब क्या बनाते होते थे? लोन का टी अकाउंट। वेल डन बच्चे, तेरी तैयारी माशाल्लाह, फौरन बोलता है तू। मेरिट वाला भेजा, गोल्ड मेडल आंदा है, क्लोज आते हैं, भी नहीं पता कि एफर्ट इस बार 5 बच्चों के मेरिट आए थे FR2 में। टोटल टोटल सीए में कितने? 78। अच्छा, उससे क्या मतलब हर सब्जेक्ट में 5-5? अच्छा, वो बच्चे तरह पढ़ा रहे हैं। ये भी होगा मेरिट 1, मेरिट 2, मेरिट 3। अच्छा, आपने चौथे वाला लेना है? पास हो जाए बड़ी बात है, ठीक है। बोले जी। भाईजान पेपर हैं आप लोगों के, बोल रहे हैं डेट 1 जनवरी 17। नहीं ऐसे तंग कर रहे हो, कहते बिल्ली को चीचड़ों के ख्वाब। चलो मेरिट की नियत करो, पास तो हो ही जाओगे। अजीब जी मुहावरे, बिल्ली को चीचड़ों के ख्वाब। 2000 जरा 100। 2000 लोन लिया। हाँ जी, अच्छा पहले डॉलर में टी काउंट पूरा कर लें। हाँ ठीक है, हाँ हमें तो टॉपिक पढ़ाया है, अरसा हो गया है। चलो पहले डॉलर में टी काउंट पूरा करें जी। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना? 200। बस पहला साल ही हम बनाएंगे। और 31/12/17 जी। 200 कैरी डाउन भी शर्मा गया। 2000। ओके, अब आप हजरात मल्टीप्लाई करें। एवरेज रेट से किससे मल्टीप्लाई करना होता है? इंटरेस्ट एक्सपेंस को जी। एवरेज रेट 107.5। इसको स्पॉट रेट से हबीबुल्ला आगे पता करो। 110। इसे भी कैरी डाउन रेट स्पॉट। जी 2 लाख। 21500। ये टी काउंट टैली नहीं कर रहा अंकल। इसमें क्या मसला है? नहीं मैं तो जिसको भी किसी को भी कह रहा हूं, जो भी कह रहा हूं, मैं तो वैसी बात कर रहा हूं। ये टी काउंट टैली नहीं कर रहा अंकल। इधर आएगा। इधर तो लॉस आना है वैसे। आप लोग क्या गिन रहे हैं, लिखवा इधर रहे हैं? पहले साइड बता दे, डेबिट क्रेडिट। क्रेडिट चले ठीक है। बैलेंसिंग आप बता दें, लोन क्रेडिट होने से गेन आएगा या लॉस आएगा? एक्सचेंज लॉस। कैश डेबिट लोन क्रेडिट 2 लाख। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन क्रेडिट 21,500। एक्सचेंज लॉस डेबिट लोन क्रेडिट 20,500। लोन डेबिट कैश क्रेडिट 22,000।
और कैरी डाउन 2,20,000 आ गया। समरी निकालें, रिवाइज करें IAS 21 तरह। बस कर दो यार, बस कर दो रिकॉर्डिंग, बस कर दो, खैर समरी करा लेने दो। अच्छा, करेंसीज माय डियर 3 है, फंक्शनल, प्रेजेंटेशन और फॉरेन। प्रेजेंटेशन तो थ्योरी की हद तक एक करेंसी है जिसमें आपने P&L बैलेंस शीट बनाना होता है अपना, लेकिन फंक्शनल करेंसी वो होती है जिस प्राइमरी लीगल एनवायरनमेंट नहीं, जिस प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हम ऑपरेट कर रहे हो। इनको ढूंढ दें सफा पिछली रो में। चले जी, सफे को लिटा लिया। चले, अब प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जिसमें हम ऑपरेट कर रहे हो, बड़े इंडिकेटर्स ये हैं फंक्शनल करेंसी के। जिस मुल्क में सेल और परचेज प्राइस तय हो रही है, यहां जहां की कंपिटिटिव फोर्सेस आपकी सेल प्राइस को तय कर रही हैं, या जहां आप लेबर और मटेरियल वगैरह खरीद रहे हैं। अगर किसी कंपनी का, ऐसे होता नहीं है वैसे दुनिया में, अगर किसी कंपनी की ये चीजें दोनों मुल्कों में 50% हो, फिर वो किन इंडिकेटर्स की तरफ जाती है? सेकेंडरी के फाइनेंशियल लायबिलिटीज और इक्विटी कहां से रेज की है, यानी कैश डेबिट फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट और कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट कहां से एंट्रीज की हैं आपने, या जो ऑपरेशन से पैसा आ रहा है कैश फ्लो के अंदर वो आप कहां रख रहे हैं, फिर इससे अंदाजा लगाने नहीं पता चल रहा। तो ये सेकेंडरी इंडिकेटर्स है, मेन इंडिकेटर्स ऊपर है। फंक्शनल करेंसी की आसान डेफिनेशन है एनी करेंसी अदर, सॉरी फॉरेन करेंसी, एनी करेंसी अदर देन फंक्शनल। अच्छा, प्रेजेंटेशन करेंसी कैन बी 1000। अगर 10 मुल्कों के शेयर होल्डर्स ने आपके शेयर खरीदे हुए तो सबको P&L बैलेंस शीट उनकी करेंसी में बना के भेज दो, कोई मसला नहीं। The currency in which the financial statements are presented. An entity may have more than one presentation currency. It may or may not be the same as functional currency. अच्छा, इसने आइटम इसलिए लफ्ज लिखा है क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटीज इसने दोनों कवर करने थे, इसलिए इसने आइटम लफ्ज लिखा है। IFRS 9 में लफ्ज है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स में फिर एसेट्स भी हैं, लायबिलिटीज भी है, इक्विटी भी है, और इधर इसने लफ्ज लिखा है मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी आइटम। मॉनेटरी आइटम्स कौन से होते हैं? मॉनेटरी आइटम्स होते हैं, अच्छा ये अभी किताब के ना मेन सफे पे देखें, ICAP ने DTL DTA को ना इधर शिफ्ट कर दिया हुआ है नॉन मनी में, जरा देखें, मेरे ख्याल से DTL DTA को ICAP ने इधर शिफ्ट कर दिया हुआ है। इसके ऊपर बहस, लंबी बहस है, कहाँ जाना चाहिए, बहस में पढ़ना नहीं चाहिए। हमने जो मेन सफा बनाया हुआ ना, आपको जो नोट्स दिए थे ना मैंने पहले दिन, उनमें मैंने कुछ और किया था, लेकिन अब ICAP ने लेटेस्ट किताब अपनी में DTL DTA को उधर डाल दिया हुआ है नॉन मनी में। 370 पेज, जरा देखें 370 पे कहाँ डला हुआ है DTL DTA? नॉन मनी में डला हुआ है ना, डाल दें नॉन मनी में। असल में करंट टैक्स हुकूमत को भी पे करना होता है, डेफर करके बाद में पे करना होता है, इसलिए उसने नॉन मनी में डाला है। बहरहाल कुछ पिछले 4 सालों से ICAP की किताब में ये मनी में ही पढ़ा हुआ था, कुछ लोगों की राय है ये मनी मॉनेटरी आइटम है। छोटी बहस थी, छोड़े परे, लीव इट। मॉनेटरी आइटम्स कौन से होते हैं माय डियर, जल्दी बताएं। पैसे अपनी जात में मॉनेटरी हैं, और एसेट्स और लायबिलिटीज जिनको कैश में रिसीव या पे करना है वो भी मॉनेटरी। और एग्जांपल्स उनके फिर हैं डेटर, क्रेडिटर, ये सारी एग्जांपल्स हम खोल के भी देख लेते हैं किताब से। नॉन मॉनेटरी आइटम्स दैट आर नॉट मॉनेटरी, PP, इंटेंजिबल, ROU, बायोलॉजिकल एसेट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर, एडवांस पेड, एडवांस रिसीव फॉर गुड्स सर्विसेज, प्रीपेड एक्सपेंस, इक्विटी आइटम्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डेटर को आपने इनिशियली रिकॉग्नाइज करना है, और ईयर एंड के ऊपर उसको रीट्रांसलेट करना है लेटेस्ट रेट पर, उसके गेन लॉस को कहां ले जाना है? P&L में। और इन्वेंट्री और PPE को आपने शुरू में रिकॉर्ड करना है स्पॉट रेट पे, और इन्वेंट्री और PPE को ईयर एंड पर। अगर कॉस्ट मॉडल है तो फिर ये मलंग है, इसको छेड़ना नहीं, नो रीट्रांसलेशन रिक्वायर्ड। लेकिन MCQs ज्यादा यहां से आते हैं। लेकिन अगर आपने सब्सीक्वेंटली मॉनेटरी आइटम्स को
रिवैल्यूएशन मॉडल पे रख दिया या फेयर वैल्यू मॉडल पे रख दिया या IFRS 9 में फेयर वैल्यू पे ले गए, फिर रीट्रांसलेट एट द एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग एट द डेट व्हेन द फेयर वैल्यू इज डिटरमिन्ड। फिर आप इसको फेयर, जाहिर बात है अगर आपका शेयर 10 रुपए के बाहर के मुल्क में खरीदा था और अब 12 रुपए का हो गया, तो ये देखना पड़ेगा कि बाहर के मुल्क में अब एक्सचेंज रेट कितना चल रहा है उसका, फिर उसको लेटेस्ट रेट के ऊपर लाएं। तो बोलें कौन से नॉन मॉनेटरी आइटम को लेटेस्ट रेट पे लाया जाता है, जिनमें कौन सा मॉडल यूज हो रहा हो, फेयर वैल्यू वाला। वरना अगर कॉस्ट मॉडल पे पढ़े हैं तो पीपी को कभी नहीं छेड़ना, इन्वेंटरी को एक दफा रिकॉर्ड कर दिया कभी नहीं छेड़ना। लेकिन एक और बात और याद रखिएगा, इनके गेन कभी P&L में जाते हैं, इनके गेन IFRS 9 के कभी OCI में जाते हैं। तो फिर जहां इनका गेन जा रहा होगा वहीं डालिएगा इसको। हमने एक सवाल किया हुआ है क्लास के अंदर, नाइकी ने किसी के शेयर खरीदे थे, वो रिवीजन प्लान में भी डाला हुआ है, एंड एक्सचेंज डिफरेंस इज रिकॉर्डेड इन सेम लोकेशन। आपको पता है इसके तो हमेशा ही P&L में जाते हैं, इसका गेन OCI में जाता है, पहली दफा लॉस आए तो P&L में जाता है। इसके सवाल भी किए हुए हैं क्लास के अंदर, रिवीजन प्लान में आ जाएंगे आपके सामने। बस मुझे एक चीज बताएं, क्या हर गेन लॉस P&L में जाएगा? नहीं। नॉन मॉनेटरी, मॉनेटरी का गेन लॉस ईयर एंड वाला P&L में जाएगा। नॉन मॉनेटरी अगर रिवैल्यूएशन मॉडल पे हैं तो जहां उनके स्टैंडर्ड वाला गेन लॉस जाएगा वहीं एक्सचेंज गेन लॉस जाएगा। अगर वो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स FVTP, सॉरी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स FVTPL है, तो उनका अपना गेन लॉस P&L में जाएगा, तो उनका एक्सचेंज गेन लॉस भी P&L में। तो ये लोकेशन उसकी सेम रखनी है, ये असल मेन बात है जितनी दूरबीन लाई है। इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस को बेहतर है कि रिकॉर्ड कर लें एवरेज रेट पे। और एक छोटी सी गुंजाइश हमने और दी थी, अगर सेल बहुत ज्यादा है ना, 50-60 ऑर्डर आ गए एक हफ्ते में, उन सेल्स को भी एवरेज रेट पे रिकॉर्ड कर दिया करें, वरना तो हर असूली तौर पे हर सेल को अलग अलग ही रिकॉर्ड करना है। ना ना ना, क्या किताब बंद ना करें, किताब बंद ना करें। ये इनमें से मुझे बता दें कौन कौन से पढ़ लिए हुए हैं और कौन कौन से हमारे रह गए हुए हैं। मॉनेटरी आइटम्स, ये असल में ना पिछली वाली उसमें यहां पढ़े थे हमने, ये पढ़ लिए हुए हैं। जो 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 रह गए हैं वो मुझे बता दें जरा। IFRS 9 जहां लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर क्यों मॉनेटरी में डाला हुआ है? लोन रिसीवेबल है ना, इसलिए लोन रिसीवेबल है। ये कौन सा पेज है? 300। लीज रिसीवेबल को क्यों डाला है हमने मनी में? लोन रिसीवेबल टाइप है ना। लीज लायबिलिटी को भी भाई एडवांसेस को हमेशा नॉन मनी में डालना है। पता नहीं ये कौन से एडवांस आई के अपने लिखे हैं जो कैश में वापस आने हैं, वो और बात है। एडवांस देके अगर चीजें आनी है तो फिर उधर। डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी को हमने कटवा दिया मॉनेटरी से, कहां डलवा दिए? नॉन मॉनेटरी में। करंट टैक्स लायबिलिटी को आप शो कर दे मॉनेटरी में, क्योंकि इसके अगेंस्ट क्या पे करने हैं? पैसे। ऐसे ही है ना। लेकिन एक बात सुन लें, करंट टैक्स लायबिलिटी IFRS 9 में फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है। वो मैं आज वाले डब्बे में डाल दूंगा, क्योंकि मैंने आपको उसकी लॉजिक बताई थी, ये कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है। IFRS 9 की कहानी और है, वो कहते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल। वो आप जाके अलग अलग रिवाइज करेंगे, आपको फिर बातें समझ आ जाएंगी। इकट्ठी करके बोलता हूँ फिर समझ नहीं आती। ये जरा देखिएगा, करंट टैक्स लायबिलिटी मनी है क्योंकि मनी में वापस होनी है, लेकिन फाइनेंशियल लायबिलिटी इसलिए नहीं होती क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट पीछे कोई नहीं है हमारा गवर्नमेंट से। प्रॉफिट्स आएंगे तो देंगे, वरना नहीं देंगे। तो IFRS 9 में आप इधर भी लिख सकते हैं, IFRS 9 में ये फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है। इट इज नॉट अ फाइनेंशियल लायबिलिटी बट इट इज अ मनी, इट इज अ मनी आइटम। रिफंड लायबिलिटी, प्रोविजंस कोर्ट केस वाली, वो तो जाहिर बात है IAS 37 में मॉनेटरी है, क्योंकि पैसे आपने देने हैं किसी को, रिटायरमेंट के वक्त एम्प्लॉइज को पैसे देने हैं। शेयर खरीदना मनी आइटम नहीं है। डिबेंचर खरीदना लोन देना कहते हैं लोग, ये थोड़ा सा है ना मसला। डिबेंचर खरीदना इज लोन देना, शेयर खरीदना इज नॉट लोन देना। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, चाहे शॉर्ट टर्म हो, फिर भी आपने इसको नॉन मनी शो करना है। और बाकी तो बता दी थी। प्रोविजंस नॉट टू बी सेटल्ड इन कैश तो हमने कोई पढ़ी नहीं IAS 37 में, सारी सेटल्ड इन कैश ही होती थी। जाएं परसों इंशाल्लाह 9:30 बजे मिलते हैं।